नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट्स कंपनी के डिटेल्स और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने सारे दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है महानगर गैस लिमिटेड, इसका मतलब एमजीएल। तो एमजीएल जिसको शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है, अगर आप एनएससी में सर्च करेंगे तो एमजीएल नाम से आपको दिखेगा। और बीएससी में जिसका कोड है 539957। तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 9700 करोड़ के आसपास है। एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी सिटी गैस और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क के ऊपर काम करते हैं वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र मतलब मुंबई महाराष्ट्र में आपको कंपनी काम करने देखने को मिलेगा। कंपनी सप्लाई जो करते हैं पाइप नेचुरल गैस मतलब पीएनजी के ऊपर कंपनी काम करते हैं, वो भी डोमेस्टिकली। और उसके साथ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस के ऊपर भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कंपनी का टोटल जो नेटवर्क है आप देखेंगे 5900 किलोमीटर से भी ज़्यादा कंपनी खुद का पीएनजी जो गैस है, मतलब पाइप नेचुरल गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको फैला के रखा 5900 किलोमीटर तक। तो कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को यहाँ पे धीरे-धीरे करके अचीवमेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ आईजीएल जिसका प्रोमोटर के पास होल्डिंग गेल के पास है, GAIL गेल के पास है। सेम टू सेम इस एमजीएल का भी प्रोमोटर कौन है, 32.5% का होल्डिंग लेके रखा है गेल। तो इसका मतलब गेल आईजीएल का भी पेरेंट्स है और देखा जाए तो पेरेंट्स मतलब प्रोमोटर है और एमजीएल का भी प्रोमोटर है। तो एमजीएल का जो पी रेशियो है एकदम रीजनेबल है, आरओसी आरओई बेस्ड है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है, 14 के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और साथ ही साथ हाथ में कैश भी शानदार है, इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। अर्निंग पर शेयर भी 100 रुपीज के आसपास है, ये भी अच्छा खासा है। तो मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो 1.53। तो 1.53 मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को मतलब 1.53 देना पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है। तो पैक रेशियो तो ठीक-ठाक है, 1% के नीचे है। क्विक रेशियो 1% के ऊपर है, ये भी प्लस पॉइंट है। तो कंपनी का आरओसी जो 5 साल के जो एवरेज है, 3 साल के जो एवरेज है, वो भी यहाँ पे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का देखिए क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी हर क्वार्टर्स में सेल्स को इंक्रीज किया। पिछले जून क्वार्टर में जो सेल्स था 1455 करोड़ का, इस बार बढ़ के हो चुके हैं 1540 करोड़ के आसपास। और पिछले सालों में मतलब 2021 में जून क्वार्टर में इसका सेल्स था 615 करोड़ के आसपास। और कोविड के टाइम में इसका सेल्स था 260 करोड़ के आसपास, 260-62 करोड़ के आसपास। तो कंपनी सेल्स एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट किस तरीके से हुआ, 204 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 185 करोड़। और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, 370 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो 4 रुपीज से बढ़ के इस बार हो चुके हैं करीबन 37 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे एक हाई ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो क्या इस ग्रोथ कंटिन्यू होगा? देखिए कंटिन्यू होगा तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स देखना है कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस्ट लेवल में होने के बाद भी कंपनी कुछ खास रिटर्न एज ए इन्वेस्टर को नहीं दिया। तो खास रिटर्न कब देने वाला है तो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा। उससे पहले बैलेंस शीट में कुछ डेटा देख लेते हैं। देखिए पहले कंपनी कोई भी कर्जा नहीं लेता था, आज धीरे धीरे करके कंपनी कर्जे को बढ़ाया और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते चले गए, फिक्स एसेट भी बढ़ गया और कंपनी का CWIP भी बढ़ गया। तो कंपनी का जो बोरिंग्स बढ़ा वो कितना बढ़ा, आप देखेंगे कंपनी के जो बोरिंग्स 115 करोड़ के आसपास है, वो किसके ऊपर है, लीज लाइबिलिटी के ऊपर। यहाँ पे कोई भी मतलब बैंक से लिया हुआ कर्जा नहीं है। लीज लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मान के चलिए मैं कोई भी एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ। तो कोई प्लॉट खरीदना चाहता हूँ और मैं प्लॉट जब खरीदने के लिए जाऊंगा मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे मैं बिजनेस करूंगा तो इस प्लॉट को मैं लीज में ले लेता हूँ कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, इतना मतलब मैं आपको पैसा देने वाला हूँ, तो उस पैसे को आप मुझे इस जगह को लीज में दे दीजिए, मान के चलिए 10 से 15 साल के लिए। तो ये जो पैसा एट ए टाइम उसको देना पड़ता है, तो उसको बोला जाता है लीज लाइबिलिटीज। तो इस लीज लाइबिलिटी कंपनी धीरे धीरे करके चुकता कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करके
उसके ऊपर पैसा वो लीज लायबिलिटी के हिसाब से मिटा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ कर्जा भी नहीं है, ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। और एज़ ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर, एफआईएस, डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। सबसे बड़ी बात है, प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे तो एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग 2% के आसपास बढ़ा दिया और डीएस ने भी 1% के आसपास होल्डिंग्स बढ़ाया। 1% नहीं है, 0.5 के 0% के आसपास है। और गवर्नमेंट के पास पहले से ही होल्डिंग है 10% और पब्लिक के पास छोटा सा स्टेक यहाँ पे कम हुआ। तो ओवरऑल इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था। वो ट्रेड कहाँ पे था? तो देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब कोई रेंज कुछ इस तरीके से बने तो और वो भी देखिए एक सपोर्ट उसको रिटेस्ट करा है, तो बार-बार वो सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा। उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग एंट्री लेंगे। तो ब्रेकआउट जब होंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैंने एंट्री नहीं लिया क्योंकि लॉन्ग जर्नी के बाद जब ब्रेकआउट होता है और इतने बड़े कैंडल से ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब उस फिर से वो नीचे आएगा। तो नीचे आने के बाद रिटेस्ट करेगा तब मैं एंट्री लूँगा। तो रिटेस्ट यहाँ पे किया और मैंने इस कैंडल में एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ तक था। तो टारगेट होने के बाद नेक्स्ट फिर से एक पैटर्न स्केड हुआ। उसका पैटर्न का नाम है कफ विथ हैंडल पैटर्न। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स तो बना, तो इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं हुआ। तो क्लोजिंग तो इस कैंडल ने दिया, मगर इसके ऊपर कोई भी स्ट्रांगली बाइंग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग नहीं हुआ। मैं एक आपको मार्किंग कर दूँ, तो इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग बाइंग वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होना चाहिए था इस कैंडल के ऊपर, तब मैं एंट्री लेता। उससे पहले देखिए क्रैश हो गया, तो मेरा जो यहाँ पे जो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स था, वो फेल हो गया। तो मैं इस पैटर्न को यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, यूज़ तब करूँगा जब यहाँ पे क्या बनना है, एक शोल्डर, उसके बाद हेड, यहाँ पे एक बिग हेड बनाया, सॉरी यहाँ पे शोल्डर, फिर से एक बिग हेड बनाएगा, उसके बाद एक शोल्डर क्रिएट करेगा, तब मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार होऊँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो जितने सारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा करेक्शन हुआ था और कंपनी बहुत बड़ा क्रैश होगा और फिर से वो खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो ये आपका गलत फहमी होगा। मतलब आप गलत दिशा में जा रहे थे क्योंकि इस तरीके से कंपनी से आप दूर भागेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला कंपनीज के से आप मिस हो जाते हैं। तो ये कंपनी एशिया के सेवेंथ लार्जेस्ट पेंट इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो आप देखेंगे तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट है और आप देखेंगे तो सॉरी एशिया के फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है और उसके साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कंपनी सेवेंथ लार्जेस्ट कंपनी है। तो देखा जाए तो कंपनी एक हाई ग्रोथ लेकर चल रहा है और कंपनी का मार्केट कैप 68,500 करोड़ है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कंपनी का हर डेटा ठीक-ठाक है, इनकम भी अच्छा खासा है, आरओसी, आरओई भी अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला, डेब्ट भी कम है और उसके साथ-साथ फ्री कैश फ्लो भी ठीक-ठाक है। तो कंपनीज़ के जो जो एक्चुअली देखा जाए तो पी रेशियो है, 71 के आसपास है। इसका पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया 150 के आसपास और वहाँ से कंपनी का करेक्शन होना चाहिए था, तो करेक्शन भी हुआ। करंट जो पी रेशियो है और कंपनी के एवरेज जो 5 साल का पी रेशियो है, तो वो सेम टू सेम है। तो मेरे हिसाब से एक फिर से हाई ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि कोविड के टाइम में जो लेवल कंपनी बनाया था, जो लेवल में कंपनी की पी रेशियो था, उसी लेवल्स में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से कंपनी की एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज़ के ऊपर अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में इस बार हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज़ किया। करीबन 10 चलो मैं क्वार्टरली रिजल्ट एक बार आपको दिखा दूँ। हाँ, देखिए कंपनी हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज़ किया। 2,700 करोड़ से कंपनी बन चुके 3,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किए। उसके साथ-साथ कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ किया। 250 करोड़ से बन चुके 355 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ और पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि एज़ ए सिर्फ प्रोमोटर नहीं, एज़ ए एफआईएस, एज़ ए डीआईएस, एज़ ए पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करे? जो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न के साथ-साथ आपको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ अच्छा खासा दिखा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर तो एक भरोसा होना चाहिए। 3 साल और 1 साल में कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो यही परफॉर्मेंस आपको नेक्स्ट कुछ टाइम में देखने को मिलेगा। तो देखिए मैंने कुछ डेट आपको मेंशन किया था कंटिन्यूअसली देखिए सेल ऑफ होने के बाद कंटिन्यूअसली एक रेंज के हिसाब से कंपनी देखिए एक रेजिस्टेंस को वो बार-बार फेस कर रहा था। मैं इंतज़ार कर रहा था कब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तब मैं एंट्री लूँगा।
तो 2 कारण है एंट्री लेने का। पहली बात, यहाँ पे कंपनी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इस सपोर्ट के ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा मोमेंटम हुआ था। फिर से इस सपोर्ट को टच करने के बाद ऊपर गया था। तो मैं इस रेंज को फॉलो करके एक ट्रेड लेने वाला था। तो मैं ट्रेड तब लेता जब मुझे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देखने को मिलता। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए नीचे आया, कंफर्मेशन एक्चुअली इस कैंडल में दे दिया। तो इसके ऊपर एंट्री लिया। मैंने आपको ये भी बोला था कि मुझे कुछ एंट्री और भी बनाना था। कब? जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, उसके साथ-साथ 200 डेज़ के ऊपर क्लोजिंग देगा हाई वॉल्यूम के साथ। तो मैंने जितने एंट्री यहाँ पे लिया था, उससे ज़्यादा क्वांटिटी मैंने इस कैंडल के ऊपर बढ़ा दिया। क्योंकि मेरा टारगेट जो था, मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ तक था और सेकंड टारगेट यहाँ पे था। तो यहाँ पे टारगेट दोनों टारगेट क्यों मैंने लिया? पहली बात बता दूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट था क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद क्रैश हुआ था। तो ये टारगेट मैं समझ रहा था कि ये टारगेट वो ईज़िली ब्रेक करेगा और ईज़िली ब्रेक किया। मेरा एक्चुअली टारगेट यहाँ तक था, 705 रुपीज़ के आसपास। क्यों? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ-साथ एक सप्लाई ज़ोन भी है। यहाँ से शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। देखिए वही रेंज को वो रिटेस्ट किया और उसके बाद नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। मगर जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ, मेरे हिसाब से वो फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो मैं इंतज़ार करूँगा, कभी भी कोई भी मौका मिले तो मैं उसके ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ। फिर से देखिए एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो रहा है। एक कफ विथ यहाँ पे एक छोटा-सा हैंडल क्रिएट कर दे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाऊँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस आप देखेंगे तो एक ऐसे कंपनीज है जो देखा जाए तो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इस कंपनी में खासियत क्या है मैं आपको बता दूँ, कंपनी का आरओसी आरओ में आपको दिखेगा आरओई जो आपको देखना चाहिए फाइनेंस कंपनी के ऊपर, वो 23% है। इसका मतलब 20% के ऊपर है, इसका मतलब कंपनी बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो भी रीजनेबल में है। अगर पी रेशियो को मैं चेकआउट करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था क्या तक 106 के आसपास। तो उसके बाद करेक्शन हुआ, शेयर प्राइस में भी करेक्शन हुआ और अभी करंट जो प्राइस कंपनी का पी रेशियो चल रहा है वो करंट पी रेशियो 36 के आसपास है और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है 48 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो ये मेजर करता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड है। इसका मतलब इस जगह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा रैली देखने का चांसेस है। तो कंपनीज के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को इंक्रीज किया। 9,200 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार वो बढ़ के हो चुके 12,400 करोड़ के आसपास। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा और प्रॉफिट को भी जनरेट किया। मुझे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा वो है एनपीए। देखिए एनपीए कितना प्रॉफिट हुआ वो तो मैंने देख ही चुका हूँ और जो एनपीए है वो शानदार तरीके से कंट्रोल में रखा। 0.51 के पास आसपास कंपनी का एनपीए था और आज तक की जितने सारे क्वार्टर्स गया है उस सारे क्वार्टर्स को कंपनी बीट किया और इस बार कंपनी एनपीए लेके आए 0.31 के आसपास। इसका मतलब जितना एनपीए कम होगा उतना ही कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है इसका मतलब बैंक ने जो फाइनेंस कंपनी ने जो लोन दिया वो लोन कितना मार्केट में पड़े हुए है, वो कितना लोन वो उठा नहीं पाए, उसी को बोला जाता है एनपीए। वो जितना कम होगा उतना ही फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के लिए खास होगा। मुझे 2 पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर और भी खास लगा जो है कंपनी का बोरिंग्स। तो इस बार कंपनी का करीबन 7 साल में कंपनी का बोरिंग्स देखिए 26,000 करोड़ से बन चुके 2 लाख करोड़। तो इतना बोरिंग्स क्यों बढ़ा? क्योंकि कंपनी ज़्यादा कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी उस कर्जे को लोन के हिसाब से बाँटेंगे। आप ध्यान से देखना कंपनी का जो कर्जा है, क्या आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ कर्जा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म के लिए कोई कर्जा नहीं है। कंपनी का सबसे कर्जा कब कहाँ पे है? आदर्श बोरिंग्स में। आदर्श बोरिंग्स में मतलब कंपनी लोन लेके रखा है, उस लोन को वो लोन दूसरों को लोन के हिसाब से बाँटते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग पहले भी रखे थे, आज भी रखे हैं, कोई भी स्टेक नहीं बेचा। क्यों बेचे? क्योंकि जो कंपनी कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट 20%, 27%, 50% के आसपास दिया, तो कौन उसके ऊपर माल बेचना चाहेंगे? रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ। वो क्या है? यहाँ पे देखिए एक डबल शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक मिस शोल्डर बनने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जब यहाँ पे शोल्डर कंफर्म हो जाएगा तो मैं एक बिग एंट्री लेने वाला हूँ और मैं पहले से ही टारगेट मेंशन करके रखा हूँ क्योंकि जो हेड है इस हेड का टारगेट 34% के आसपास निकल के आएगा। तो मैं इंतजार करूंगा जब मौका मिलेगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा इस डिटेल्स को। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है
EFC। तो EFC जो है वो एक BSE में लिस्टिंग होने वाला कंपनीज है और एक ट्रेडिंग करने वाला कंपनीज है। तो कंपनी बहुत छोटा है, करीबन 740 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ करने के बाद कंपनी के बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी के फेस वैल्यू जो 10 रुपया है, अभी वो बनेगा 2 रुपया। कब बनेगा? 18 तारीख को, मतलब आज देखा जाए तो आज के दिन ही बनेगा। और आपको अगर आप इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं तो आपको हर मतलब हर एक शेयर में आपको 5 शेयर एज ए बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, मैं एक बात कहूँ, इसके ऊपर स्टडी करके ही काम करना। तो डायरेक्टली कोई किसी कंपनीज के ऊपर निवेश मत कर देना, क्योंकि मेरा जो वीडियोस है वो सारे के सारे एज ए लर्निंग पर्पस में है और सिखाने के लिए है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी कंपनीज के ऊपर रिस्क लेना है तो आपके रिस्क के हिसाब से काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।